नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण पार्ट, एक टॉपिक जो है मोहम्मद गौरी, उसके बारे में जानेंगे। जो भारतीय इतिहास से संबंधित कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मोहम्मद गौरी जो था उससे संबंधित जो सवाल है वह भी पूछे जाते हैं। तो मोहम्मद गौरी के बारे में इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे, तो आप ये वीडियो जो है अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, ये वीडियो जो है आपकी पूरी मदद करेगा, नेट हो, स्लेट हो, जेआरएफ हो या किसी का ऑप्शनल हिस्ट्री सब्जेक्ट हो। तो हिस्ट्री से संबंधित अगर मोहम्मद गौरी से संबंधित कोई भी सवाल आएगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। तो शुरू करते हैं मोहम्मद गौरी। दोस्तों, मोहम्मद गौरी शुरू करने से पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि भारत पर दो आक्रमण, तुर्की आक्रमण हुए थे जो प्रमुख थे। एक तो महमूद गजनवी ने किया था और एक किया था, फर्स्ट तो किया था महमूद गजनवी ने और एक किया था इसके मोहम्मद 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 गौरी। तो हम जो पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। और मोहम्मद गौरी का एक दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी कुतुबुद्दीन ऐबक में दिल्ली सल्तनत में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में जो है दास वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों, अगर सवाल आवे कि दास वंश जो है दिल्ली सल्तनत में, उसकी स्थापना दास वंश या जिसको गुलाम वंश भी कहते हैं, गुलाम वंश, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोस्तों कि दास वंश या गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और ये किसका दास था? मोहम्मद गौरी का दास था। दोस्तों, मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी जो है वह गौर प्रदेश का था। और यह गौर प्रदेश जो है, ये जो भारत का हिस्सा है, भारत का पश्चिमी हिस्सा, यहाँ गजनी और ये गौर प्रदेश यहाँ का रहने वाला था। और यहाँ के जो वंशज थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे पहले। और यह गौर प्रदेश जो है दोस्तों, यह लौह इस्पात और उच्च नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। उच्च नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों, गौर प्रदेश का रहने वाला था मोहम्मद गौरी, ठीक है, जिसका आक्रमण भारत के ऊपर हुआ था। और जो गौर प्रदेश था वहाँ पर उसके दो भाग थे। गौर प्रदेश के दो भाग थे, एक था गौर और एक गजनी। तो गौर में जो है दोस्तों, वह वहाँ पर था गयासुद्दीन, जिसका कि हफ्सी कह के भी पुकारते थे उसको। इसका मोहम्मद गौरी का भाई था। और गजनी में जो था वह था शिहाबुद्दीन, और जिसको हम मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। और इसकी माँ जो है शिहाबुद्दीन को जंगी कहकर भी पुकारती थी, यानी इसको जंगी भी कहती थी। इसकी माँ जो है इसको जंगी कहकर पुकारती थी। अब मोहम्मद गौरी जो था उसके वंश के बारे में जानते हैं कि मोहम्मद गौरी का वंश कौन सा था। तो मोहम्मद गौरी जो था संसबनी वंश का था। संसबनी वंश का था। याद रखिएगा दोस्तों, सवाल आ सकता है मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो संसबनी वंश का था। अब इसका बचपन का नाम,
बचपन का नाम जो था इसका, या मूल नाम जो था, मोहम्मद बिन साम। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि इसके बचपन का नाम क्या था, मोहम्मद बिन साम। ये है इसके बचपन का नाम। और जिस नाम से हम इसको जानते हैं, पूरा मूल नाम जो है इसका शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ये इसका पूरा नाम था। और जो इसकी उपाधि देख लेते हैं, उपाधि क्या थी इसकी। तो इसकी उपाधि थी मुइजुद्दीन। इसकी उपाधि थी मुइजुद्दीन, जो इसने खुरासान के शासक को हराकर, इसकी उपाधि थी मुइजुद्दीन, जो इसने खुरासान के जो शासक थे उसको हराकर प्राप्त की थी। अब दोस्तों, मोहम्मद गोरी के जो कुछ सिक्के चलाए गए थे इसके द्वारा, उसके बारे में देखते हैं। सिक्के हैं, उस पर क्या था, क्या विशेषताएं थी। तो दोस्तों, जो इसका मोहम्मद गोरी का जो सिक्का था, जो इसने सिक्के चलाए थे, उस पर जो है देवनागरी लिपि में जो लिखा हुआ है सिक्के के ऊपर, मोहम्मद बिन साम, ये इसके सिक्के पर लिखा हुआ मोहम्मद बिन साम। और किस लिपि में लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये कि देवनागरी लिपि मतलब मोहम्मद गोरी के जो सिक्के हैं उस पर क्या नाम लिखा हुआ है, तो मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है। और ये कौन सी लिपि में है, देवनागरी लिपि में है। और इसके सिक्कों पर जो है दोस्तों, लक्ष्मी यानी देवी लक्ष्मी और नंदी, इनके चित्र हैं, इनका अंकन है। और देवनागरी लिपि में जो है संस्कृत भाषा में इसका नाम लिखा है। और देवी लक्ष्मी का अंकन है, और नंदी जो है शिव की सवारी, उनका अंकन है। तो ये हो गया लक्ष्मी, और सिक्कों पर लक्ष्मी और नंदी का अंकन। तो सवाल आ जाए, लक्ष्मी और नंदी का अंकन किस जो शासक के सिक्कों पर था, तो इसका हो जाएगा लक्ष्मी और नंदी का अंकन जो था मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर था। या ये आ जाता कि मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर किन देवताओं का अंकन था, तो देवी लक्ष्मी का अंकन था और नंदी का अंकन था। और इसके सिक्कों पर क्या लिखा था, इसके सिक्कों पर मोहम्मद बिन साम लिखा था। और मोहम्मद बिन जो साम है वह देवनागरी लिपि में लिखा था। मोहम्मद बिन साम जो है वह देवनागरी लिपि इसी में लिखा था। इसके अलावा हम देखते हैं मोहम्मद गोरी का जो सिक्का था, वह ये सिक्का जो है 56 ग्रेन का था। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि मोहम्मद गोरी का सिक्का कितने ग्रेन का था, तो ये 56 ग्रेन का था। और उस समय इस सिक्के का नाम जो था, इसको जो है दिल्ली वाल के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, दिल्ली वाल सिक्का किसका था, मोहम्मद गोरी का था, IMP। तो इसको देहली वाल या दिल्ली वाल सिक्के के नाम से भी जानते थे, इसका नाम था। तो इम्पोर्टेंट सवाल हो गए, लिपि थी देवनागरी, लक्ष्मी और नंदी का अंकन 56 ग्रेन का था, मोहम्मद बिन साम लिखा था, और इसको दिल्ली वाल के नाम से जाना जाता था। अब देखते हैं मोहम्मद गोरी के संरक्षण में कुछ लोग थे, उनके बारे में जानते हैं कि इसके संरक्षण में कौन कौन से लोग थे, किनको इसका संरक्षण प्राप्त था। तो संरक्षण में देख लेते हैं। इसके संरक्षण में जो दोस्तों फखरुद्दीन राजी तथा नजामी उरुजी, ये 2 लोग थे इसके संरक्षण में। और इसके बारे में और तथ्य देख लेते हैं। इसने जो है भारत में इक्ता प्रणाली
यानी ज़मीन देने की। ज़मीनों को इक्ताओं में बांट दिया जाता था। तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। तो अगर ऑप्शन में हो कि भारत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत अगर मोहम्मद गोरी ऑप्शन में हो तो ये होगा। बाकी जो इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी वह इल्तुतमिश ने की थी। जो इक्ता व्यवस्था की शुरुआत थी वह इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। ये भी इस मोहम्मद गोरी का दोस्तों मोहम्मद गोरी द्वारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है स्टेटमेंट दिया गया था। अपने दासों को ये अपने पुत्र कहता था। तो इसके द्वारा कहा गया है कि इसके बारे में कहा गया उसके दास ही उसके पुत्र हैं और वही उत्तराधिकारी, इसके जो उत्तराधिकारी है वही बनेंगे, उत्तराधिकारी होंगे। तो ये सवाल कई बार आया हुआ है कि ये स्टेटमेंट किसके लिए कहा गया है। तो यह है मोहम्मद गोरी के लिए कहा गया है। अब मोहम्मद गोरी के दोस्तों विजय अभियान देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके विजय अभियान थे, कहाँ कहाँ इसने विजय की थी, कब कब की थी, इसके को भारत में कब आया, कब इसने हमला किया, सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मोहम्मद गोरी के विजय अभियान मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कब कब विजय हुई इसकी सभी कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो मोहम्मद गोरी का जो विजय अभियान है उसका फर्स्ट चरण यानी पहला जो था उसके अंतर्गत इसने जो है मुल्तान पाकिस्तान में है, मुल्तान में फतेह दाऊद को हराया। मुल्तान में फतेह दाऊद को हराया। उसके बाद इसने जो है 1178 में अनहिलवाड़, ये दोस्तों गुजरात में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये अनिलवाड़ वाला कि 1178 में इसने अनिलवाड़ का अभियान किया था जिसे पाटन या नाहरवाला या कमाड़ा या कासगर का युद्ध भी कहते हैं, कासगर युद्ध भी कहते हैं। तो इसका अभियान हुआ था 1178 में। सन याद रखिएगा दोस्तों 1178 अनिलवाड़ गुजरात, जिसे पाटन, नाहरवाला, कमाड़ा या कासगर का युद्ध भी कहते हैं। और यह युद्ध जो हुआ था दोस्तों, एक तरफ था मोहम्मद गोरी और दूसरी तरफ जो था अनिलवाड़ का भीम सेकंड, या जिसका कहीं कहीं नाम मूलराज भी मिलता है। तो इन दोनों के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और भीम सेकंड जो था ये कम आयु का था। तो इसका संरक्षण जो था उसकी माँ जो थी नायिका देवी उसके नेतृत्व में हुआ था। यानी इस युद्ध का नेतृत्व है उसकी माँ नायिका देवी ने किया था। भीम सेकंड की जो माँ थी नायिका देवी उसने किया था। तो ये इसका प्रथम चरण था कि मुल्तान में फतेह दाऊद को हराया। 1178 में अनिलवाड़ यानी गुजरात, पाटन, नाहरवाड़ा या कमाड़ा या कासगर का जो युद्ध है, ये नाम भी कई बार आ जाता। कासगर का युद्ध कब हुआ था, 1178 में, किस किस के बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और भीम सेकंड, और जिसे मूलराज सेकंड भी कहा जाता है। और इस युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और उसकी माँ नायिका देवी के नेतृत्व में ये युद्ध विजय किया गया था भीम सेकंड द्वारा। अब देख लेते हैं इसका दूसरा चरण, इसका सेकंड चरण देख लेते हैं। तो सेकंड चरण जो है इसने 1178 के बाद 1179 ईस्वी में पेशावर को जीता था, पेशावर को जीता। उसके बाद दोस्तों इसने 1181 से 84 ईस्वी तक कई बार जो है पंजाब पर हमला किया।
पंजाब पर हमला किया। और इस पंजाब पर हमला करने का जो मूल उद्देश्य था वह था जो गजनी वंश के एक प्रतीक खुसरो मलिक, गजनी वंश के प्रतीक खुसरो मलिक, इसको समाप्त करना। तो इसका उद्देश्य था गजनी वंश के मलिक खुसरो मलिक जो प्रतीक था उसका, गजनी वंश का आखिरी, उसको समाप्त करना था। और उसके बाद जो है इसने इस खुसरो मलिक को जो है बाला खान का दुर्ग, उसमें इसको कैद कर लिया था। बाला खान के दुर्ग में इसको कैद कर लिया था। इसके अलावा देखते हैं हम कि सेकंड चरण इसके जो अभियान था उसमें क्या क्या हुआ। तो जम्मू का एक शासक था, जम्मू के शासक जो थे उनका नाम था चक्र सिंह, या उनका नाम कहीं कहीं विजय सिंह भी मिलता है। इन्होंने जो है मोहम्मद गोरी को जो है पंजाब पर, जो भी हम पंजाब पर आक्रमण देख रहे थे, हमले देख रहे थे, पंजाब पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि जम्मू के किस शासक ने मोहम्मद गोरी को पंजाब पर आक्रमण के लिए जो था आमंत्रित किया था। तो ये किया था चक्र सिंह या विजय सिंह उसका नाम था। उसके बाद पंजाब को जीतकर इसने, मोहम्मद गोरी ने जो है पंजाब को 2 जनों को जो है इसका नेतृत्व दिया। तो इसने 2 व्यक्ति नामित किए पंजाब पर शासन के लिए। तो ये 2 व्यक्ति थे, एक था अली करमक और दूसरा था सिराजुद्दीन। इस अली करमक को जो है दोस्तों इसने प्रशासन संबंधी कार्य दिए थे कि प्रशासन की बागडोर इसके हाथ में दी थी पंजाब में। और ये जो सिराजुद्दीन जो था उसको न्याय व्यवस्था संभालनी थी, न्याय व्यवस्था का जो था उसको बना दिया हेड, न्याय व्यवस्था। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने 1185 ईस्वी में सियालकोट को जीता और 1189 में भटिंडा, पंजाब का क्षेत्र है, भटिंडा या उसको तबर हिंद भी कहा जाता है, तबर हिंद, उसको क्या करा इसने, जीता। और इसी भटिंडा और या तबर हिंद है, इस पर जो था चौहान शासक था पृथ्वीराज III, जिसको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, पृथ्वीराज तृतीय, वह भी इसी भटिंडा या तबर हिंद पर अपना अधिकार जताता था, अधिकार मानता था कि यह हमारे क्षेत्र में है। यहीं से दोस्तों जो है तराइन के युद्ध की नींव पड़ गई कि तराइन के युद्ध का एक प्रमुख कारण यही भी रहा था कि भटिंडा पर, जिसपे कि मोहम्मद गोरी ने जिसको जीता था, उस पर उसको जो है अपना क्षेत्र मानता था पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। और यही युद्ध का जो था मूल कारण बना, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 2 युद्ध होंगे उसका तात्कालिक कारण। कौन सा कारण? तात्कालिक। उसका तात्कालिक कारण भी यही भटिंडा या तबर हिंद पर अधिकार को लेकर
ये युद्ध माना जाता है, यही कारण बना था। और यहीं पर जो है इसी भटिंडा या तबरिंद को क्या किया मोहम्मद गोरी ने, जियाउद्दीन मलिक तुर्की, जो कि पृथ्वीराज चौहान का जो था विरोधी था, यानी इसके विरोधी को बिठा दिया यहाँ पर, इसको जीतकर जियाउद्दीन मलिक तुर्की जो था पृथ्वीराज चौहान जो हमने देखा, पृथ्वीराज थर्ड उसका विरोधी था, इसको गद्दी पर बिठा दिया। तो ये दोनों स्वाभाविक था, गद्दी पर बैठाया। तो इसी भटिंडा या तबरिंद से जो 89 में हुआ, 1179 में मोहम्मद गोरी द्वारा जीता गया, यही जो था तराइन के युद्ध का मूल कारण बना। तो इसके आगे हम देखते हैं तराइन का युद्ध। दोस्तों, तराइन के युद्ध से पहले हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी द्वारा कवाम उल मुल्क नामक व्यक्ति को, जो कवाम उल मुल्क रुकनुद्दीन, ये एक ही व्यक्ति है, इनको रुकनुद्दीन हमजा, एक ही व्यक्ति का नाम है कवाम उल मुल्क रुकनुद्दीन हमजा, इसको जो है दूत बनाकर जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा था कि तुम जो है मोहम्मद गोरी की अधीनता या जो है भटिंडा पर मोहम्मद गोरी का अधिकार मान लो। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इसको अस्वीकार कर दिया था। तो इससे जो है तराइन का युद्ध हुआ। तो अब देखते हैं हम तराइन का दोस्तों दो युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। ये हुआ था 1191 ईस्वी और ये हुआ था 1192 ईस्वी में, और दोनों ही मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए थे। तो देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है ये हुआ था दोस्तों 1191 ईस्वी। प्रथम युद्ध, एक तरफ था मोहम्मद गोरी और एक तरफ जो था पृथ्वीराज चौहान, या जिसको पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं। इस युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गोरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान जो था उसकी विजय या जीत हुई। और इसके बाद, इस युद्ध के बाद जो है मोहम्मद गोरी जो है गजनी लौट जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने इसका ज़्यादा पीछा नहीं किया। यही पृथ्वीराज चौहान की भूल थी, जिस कारण तराइन मोहम्मद गोरी को संभलने का मौका मिला और एक बड़ी शक्ति के साथ, बड़ी सेना के साथ उसने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तो अब हम देखते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध ये हुआ था दोस्तों 1192 में, और इसमें भी एक तरफ मोहम्मद गोरी और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान। तो इस युद्ध के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। इसमें मोहम्मद गोरी की सेना में 4 लोग, खारबक, खरमेह है, यानी बहुत ही खुकार योद्धा थे ये, खरमेह है, इल्ला है और मुकलबा, ये थे। बाकी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक,
इसके साथ ताजुद्दीन यल्दौज, नसीरुद्दीन कुबाचा, और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसने बाद में बंगाल में शासन संभाला था, बिहार बंगाल से। तो बख्तियार खिलजी, ये चारों इसकी ओर से लड़े थे। तो एक महान विशाल सेना और महान योद्धाओं के साथ जो है मोहम्मद गौरी ने युद्ध लड़ा, और इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। और ये सभी इसी की तरफ से लड़े थे, मोहम्मद गौरी की तरफ से। तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है वह हार जाता है, क्योंकि उसने जो पहली जो तराइन की युद्ध की हुई थी उसके बाद जो है अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस वो भोग विलास और इसमें रह गया था। तो अपनी सेना को सही नेतृत्व नहीं दे सका, उसके कारण उसकी हार हुई। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों युद्ध दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। अधिकतर जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें पूछा जाता है, चाहे जनरल साइंस हो और चाहे हिस्ट्री हो, कहीं भी ये सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लेते हैं इसके विजय अभियान में चंदावर का अभियान। तो दोस्तों जो चंदावर का अभियान है यह हुआ था 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में। और इस युद्ध में जो मुख्य थे, इधर एक तरफ मोहम्मद गौरी और एक तरफ जो था जयचंद, कन्नौज का राजा जयचंद। इस जयचंद की हार हुई और मोहम्मद गौरी की जीत हुई। इसके बाद जो है दोस्तों, इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी वापस लौट जाता है गजनी। मोहम्मद गौरी वापस लौट जाता है और भारत में दो लोगों को, भारत में दो लोगों, कौन कौन, पहला जो है दो लोग कौन कौन से देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका दास था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और मोहम्मद, जिन्होंने इसके साथ लड़ा था अभी पहले युद्ध तराइन का, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इन दोनों को जो है भारत की प्रशासन की बागडोर सौंप देता है। भारत की प्रशासन की बागडोर जो है इन दो लोगों को सौंपकर वह वापस लौट जाता है चंदावर के युद्ध के बाद। तो इन दोनों के बारे में देख लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के बारे में, जिसके दास थे, इन्होंने क्या किया। जो है मोहम्मद गौरी के विजय अभियान खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो उत्तरी भारत जो था, उत्तरी भारत में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था, और पूर्वी भारत यहाँ जो था दोस्तों, इसका पूरा नाम था इख्तियारुद्दीन मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये इसका पूरा नाम था। इसको पूर्वी भारत की जो है बागडोर इसके हाथ में थी, और उत्तरी भारत की बागडोर कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसके बारे में देखते हैं, कुछ शॉर्ट में देख लेते हैं अभी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, बाद में इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो शॉर्ट में इसका देखते हैं। इसने 1195 में कोइल, या जिसे अलीगढ़ के पास कोइल है, की विजय की। 1195-96 में
इसने जो है बयाना की विजय की। बयाना राजस्थान के भरतपुर में है। बयाना विजय। उसके बाद 1196 में इसने रणथंभौर, ये भी राजस्थान के सवाई माधोपुर में है, इसकी विजय की। उसके बाद 1197-98 में अनहिलवाड़, और ये हमने देखा था दोस्तों, ये गुजरात में है, यहाँ की विजय की। और इसी अनिलवाड़ में, इस विजय में, इसमें जो है इसने इल्तुतमिश को खरीदा था। ये भी दास था, तो इसने इल्तुतमिश को यहीं के बाजार से इसको खरीदा था। और 1198-99 में इसने बदायूं की जीता था, बदायूं। तो दोस्तों, और 1102 ईस्वी में इसने अंतिम चंदेल शासक, परमर्दी देव, अंतिम चंदेल शासक जो परमर्दी देव था, उसको पराजित किया। परमर्दी देव को पराजित किया। दोस्तों, ये जो विजय है इसकी 1195 में, ये कालक्रम के अनुसार जमाने में आ जाती है कि किसके बाद कौन सी विजय थी। तो ये हमको याद होना चाहिए कि बयाना के बाद सबसे पहले कोयल, उसके बाद बयाना, बयाना के बाद रणथंभौर। ये मिलान में आ जाता कई बार कि निम्नलिखित को कालक्रम को सही अनुसार जमाए इन विजयों का। तो बयाना, भरत, उसके बाद में रणथंभौर, उसके बाद अनिलवाड़ गुजरात की, उसके बाद बदायूं की। और अंतिम विजय थी इसकी 1102 में। अंतिम चंदेल शासक इसने परमर्दी देव को पराजित किया था। इसके बाद हम देखते हैं इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी के बारे में। तो इख्तियारुद्दीन इसने जो है 1202 में बिहार और 1204 में बंगाल की विजय की। और बिहार जो था उसकी राजधानी थी उदंतपुरी, उसको इसने जीता। और उदंतपुरी, यही जो बख्तियार खिलजी था, इसी ने जो है उदंतपुरी, नालंदा जो विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला, इन सब को नष्ट करवाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट किसने करवाया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। और दोस्तों, इसने बंगाल को जीतकर लखनौती जो है उसको राजधानी बनाया। लखनौती को राजधानी बनाया। और लखनौती जो है दोस्तों, जो मध्यकालीन भारत में विद्रोह का केंद्र रहा था, उसको राजधानी बनाया। और यह जो है बख्तियार जो खिलजी है, यह 1205 में तिब्बत चला जाता है। लेकिन उस अभियान में, तिब्बत को जीतने के अभियान में सफल नहीं हुआ। और एक अली मर्दान द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। तो हमने दोनों देखे, कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। उत्तरी भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा था, उसी समय उसके पैरेलल इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो था, पूरे भारत में शासन कर रहा था। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हुआ था दोस्तों 1205 में, जिस मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध है अंधखुद का युद्ध। अंधखुद का युद्ध, इसमें जो है एक तरफ मोहम्मद गोरी और दूसरी तरफ जो है ख्वारिज्म के शाह,
मतलब मोहम्मद गोरी जब वापस गया था उसके बाद क्या कर रहा है ये, तो ख्वारिज़मी के शाह जिसने कि सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। यानी इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, अंधखुद का युद्ध, मोस्ट आईएमपी युद्ध है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी हार हुई और ख्वारिज़मी शाह की विजय हुई। इसके अलावा 1206 ईस्वी में खोकर एक जनजाति थी, खोकर जाति जो थी, खोकरों के विरुद्ध मोहम्मद गोरी का अभियान होता है। खोकरों के विरुद्ध मोहम्मद गोरी का अभियान होता है और जो है इसी अभियान के दौरान 15 मार्च 1206 को एक स्थान है दोस्तों दमनोक। दमनोक स्थान है, ये सिंध में है, सिंध प्रदेश में। तो दमनोक नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी जो है यह मगरिब की नमाज, 5 समय की जो नमाज होती है मुस्लिम धर्म में, उसमें मगरिब यानी शाम की नमाज, शाम की नमाज ये अदा कर रहा था। तब क्या हुआ, खोकरों ने हमला कर दिया, खोकरों ने हमला कर दिया और इसकी हत्या कर दी। तो इस तरह मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। इम्पोर्टेंट सवाल है, मोहम्मद गोरी की हत्या किसके द्वारा की गई थी, तो खोकरों के द्वारा की गई थी। और कहाँ पर इसकी मृत्यु हुई, दमनोक में हुई। जब ये शाम की नमाज अदा कर रहा था तब इसकी मृत्यु हुई। और इसके बाद जब मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई, तो एक इम्पोर्टेंट सवाल और आता है, इसका दास था, उसके दास जिसका कि नाम था ताजुद्दीन यल्दौज का, उसके दास ताजुद्दीन यल्दौज के एक दास था, उसका नाम था मुईदुल मुल्क मोहम्मद अब्दुल्ला, मुईदुल मुल्क मोहम्मद अब्दुल्ला संजरी, ज़्यादातर नाम संजरी मिलता है, इसका पूरा नाम था मुईदुल मुल्क मोहम्मद अब्दुल्ला संजरी। इसने जो है उसका शव यहाँ से दमनोक से गजनी पहुँचाया था। तो यहीं पर मोहम्मद गोरी जो है उसका जो ये टॉपिक है ये ख़त्म होता है दोस्तों। और इसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट सवाल देखे, तराइन के युद्ध देखे, इसके विजय अभियान देखे और इसकी मृत्यु किस प्रकार हुई, किस प्रकार अंधखुद का युद्ध हुआ, कब वो 1205 में हुआ और इसके किन दास, जो 2 दास थे, इसको देकर ये वापस गजनी लौट जाता, कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को पूर्वी भारत का और कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तरी भारत का प्रशासन का कार्य देकर ये वापस जो है गजनी लौट जाता है, यानी भारत से वापस लौट जाता है, फिर वापस भारत नहीं आता है। और किस प्रकार इसकी मृत्यु हुई, सब कुछ हमने जो है इस वीडियो में देखा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर दोस्तों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट और परीक्षा उपयोगी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू।